बड़ी खबर पहले बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले क्योंकि कम होते जा रहे हैं और इसके साथ साथ ढील और ज्यादा दी जाएगी। पुराने रूप में दिल्ली लौटने लगी है। दिल्ली सरकार ने अनलॉक 4 के तहत अब बार और रेस्टोरेंट्स को भी खोलने की इजाजत दे दी है। कल से बार और रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी है, इजाजत क्योंकि मिल गई है। दिल्ली सरकार की घोषणा के मुताबिक अब राजधानी में 50% क्षमता के साथ ये दोनों ही खोले जा सकेंगे। हालांकि दोनों के खुलने और बंद होने का समय अलग ही रहेगा। सरकार के मुताबिक बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे, वहीं रेस्टोरेंट्स सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। सरकार के मुताबिक ये सारी छूट 28 जून तक के लिए है। उसके बाद फिर से आंकलन किया जाएगा और आगे का फैसला लिया जाएगा। सीधा चलेंगे पंकज जैन, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, और कितनी रियायतें दिल्ली के लिए कल से? देखिए, अनलॉक 4 के तहत दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। बहुत सी ऐसी पाबंदियां हैं जो अब भी जारी हैं, यानी कि सिनेमा घर हो, थिएटर हो, स्विमिंग पूल हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, ये सभी अभी भी बंद रहेंगे। लेकिन जो बार हैं दिल्ली में उन्हें 50% क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ नवजोत, जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% क्षमता के साथ खुल तो रहे थे, लेकिन इनकी टाइमिंग रात को 8 बजे तक ही थी। अब इस समय में भी बदलाव किया गया है, ये रात को 10 बजे तक खुल सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में 2 अहम फैसले लिए गए हैं और साथ ही साथ जो योग प्रेमी है उनके लिए भी एक राहत की खबर है। नवजोत, दिल्ली में जो गार्डन है, पार्क हैं, चाहे वो डीडीए का हो चाहे वो एमसीडी का हो, इन्हें खोलने की भी इजाजत मिल गई है। तो ऐसे लोग जो गार्डन या पार्क में जाकर योग करना पसंद करते हैं वो कल से योग कर सकते हैं सुबह 5 बजे के बाद, उससे पहले नहीं, क्योंकि लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे तक लागू है। ऐसी स्थिति में बहुत सी पाबंदियां हैं जो अब भी जारी हैं, लेकिन इस बीच हम जिस जगह मौजूद है वहां की तस्वीर भी आपको दिखा दे। लगातार अलग अलग बाजारों का हम दौरा कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है और सरकार ये दावा कर रही है कि सख्ती बरती जा रही है, लेकिन लोग जो हैं वो लापरवाही करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सही बता रहे हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें पंकज जैन आप दिखा रहे हैं, ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है। देखिए, रियायतें लगातार मिल रही हैं, लेकिन उसका मिसयूज किस तरीके से हो रहा है। देश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें ऐसी आ रही है। दफ्तर बाजार खुलने लगे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ सख्ती और नियमों के पालन को लेकर लोगों की लापरवाही भी नजर आ रही है। भाई साहब, आपने मास्क नहीं पहना? आप घर बोलिए, आप जल्दी वोट के आगा। पैसे नहीं है, मास्क कहाँ से पहना यार? मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? अरे थोड़ा हिसाब बना रहे थे। मास्क आपने नहीं लगाया है? मास्क झोला में धरा हुआ, पैसा देने लगी। रुक जाओ, मास्क लगा लो। ना 2 गज की दूरी, ना मास्क जरूरी, छू हुआ दूसरी लहर का डर, ना समझे तो घात में है तीसरा कहर। इन तस्वीरों को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि चंद हफ्ते पहले तक देश ने महामारी का तांडव देखा था। शमशानों पर कतार लगी थी, अस्पतालों के दरवाजे बंद हो चुके थे, मरीज सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। ये वो दौर था जब करीब 4.5 लाख कोरोना मरीज रोजाना सामने आ रहे थे। अब ये आंकड़ा 60,000 के आसपास पहुंच गया तो ऐसा लगने लगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। बाजारों में भीड़, वैक्सीन सेंटर पर भीड़, नेताओं की भीड़, सड़कों पर जाम, मास्क से दूरी। पाबंदियों का दौर खत्म होते ही देश में जगह जगह ये तस्वीर दिखने लगी है। लोग ये भूलने लगे कि महीने भर पहले इन्हीं सड़कों पर मौत का कैसा सन्नाटा पसरा था। कस्टमर है ना, भाव बोलना पड़ता है कस्टमर को। नहीं, कैसा है, कस्टमर को 30 रुपीज बताएगा तो कस्टमर को 20 रुपीज सुनने आता है, थोड़ा दिक्कत होती है, बाकी कुछ नहीं। बाकी प्रिकॉशन लेना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बनना ये रखना चाहिए। हाँ, पहना होगा, अभी निकाला। अरे अभी निकाला हूँ। अरे कान में फोड़ी हो गया, अभी निकाला हूँ। है ना, अभी तो निकला घर से, मुंह धोए लाओ। क्या मार सारा अभी चाय वाय पियेंगे ना, हमारी होटल आई है, तो हम चाय पी के जाके काम पे जाएंगे। माँ से लोग भूलने लगे हैं कि चंद रोज पहले तक वो एक दूसरे के पास फटकने से भी कांप रहे थे। लोग भूलने लगे हैं कि कैसे उनके आस पड़ोस में, घर परिवार और रिश्तेदारों में कोई न कोई महामारी में दम तोड़ गया। बेहद छोटी होती हमारी याददाश्त का एक नमूना ये भी है। गंगा दशहरे के मौके पर हरिद्वार से लेकर यूपी बिहार के गंगा घाटों तक
लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, इस बात की परवाह किए बगैर कि इतने सारे लोग एक भीड़ लगाकर जमा होंगे तो संक्रमण फैलना बेहद आसान हो जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर से ठीक पहले इसी तरह का जमावड़ा हरिद्वार में कुंभ के मौके पर लगा था। देश भर से लाखों लोगों की आवाजाही हुई और उसके बाद संक्रमण किस रफ्तार से फैला ये सब ने देखा और महसूस किया। लेकिन एक महीने में ही लोग सब भूल गए। गंगा किनारों पर पुलिस सीटी और भोंपू बजाती रही और झुंड के झुंड डुबकी लगाते रहे। सभी से अनुरोध है, स्नान वर्जित है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर उमड़ी ये भीड़ देखिए। ये सब ईंट भट्टा मजदूर हैं जो मुरादाबाद में काम करते हैं और फिलहाल बारिश के चलते भट्टे बंद होने से वापस बिहार लौट रहे हैं। छोटे से स्टेशन में इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए सोशल डिस्टेंसिंग कैसे निभाएं, ये ना तो इन मजदूरों को पता है और ना पुलिस को। लोग जो है हम लोगों के ईंट भट्टे हैं तहसील कांड में, तो आज जो है बारिश की वजह से जो है हम लोगों के काम बंद हो गए हैं, तो अब इन लोगों को जो है इनके घर भेज दिया जा रहा है। कोरोना पाबंदियां ढीली पड़ने के बाद से ही सारे डॉक्टर और एक्सपर्ट यही आशंका जता रहे हैं कि देश को बहुत जल्द कोरोना की तीसरी लहर के कहर का सामना करना पड़ सकता है और उनकी वजह यही लापरवाही बनेगी। ये सच है कि लॉकडाउन कोरोना का समाधान नहीं है। आर्थिक गतिविधियों के ठप होने का बहुत गंभीर असर हमारे सामने है, लेकिन रियायतों का सोच समझकर इस्तेमाल और गाइडलाइन का पालन ही हमें भविष्य के बड़े खतरों से बचाने वाला है, क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है कि कोरोना वायरस इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के एक और जमीन सौदे पर अब विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन इस बार सौदे से बीजेपी नेता का सीधा कनेक्शन जुड़ रहा है। अयोध्या के मेयर के भतीजे ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और 3 महीने बाद 12 गुना ऊंची कीमत पर उसे मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया। मेयर ने सफाई दी है कि विवाद से उनका कोई लेना देना नहीं है। इधर राम जन्म स्थान की जमीन समतल हो रही है तो उधर अयोध्या में कई जमीनों के सौदे उबड़ खाबड़ राजनीति का बारूद बनते जा रहे हैं। चंद मिनटों में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो जाने के बाद एक और जमीन सौदा सुर्खियों में है। आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट ने महज 3 महीने में जमीन के एक टुकड़े की कीमत 12 गुना ज्यादा चुकाई। आरोप लगाने वाले इस बार भी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं। बीजेपी के नेता चंदा चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और देश के करोड़ों लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। संजय सिंह के आरोप और जो दस्तावेज उन्होंने जुटाए हैं उसके मुताबिक 20 फरवरी को करीब 890 वर्ग मीटर जमीन का सौदा हुआ। महंत देवेंद्र प्रसाद से दीप नारायण ने ये जमीन 20 लाख में खरीदी। बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे हैं दीप नारायण। 11 मई को दीप नारायण ने यही जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। मंदिर ट्रस्ट ने इस जमीन के लिए दीप नारायण को 2.5 करोड़ रुपए दिए, यानी महज 3 महीने में एक ही जमीन के टुकड़े के लिए मंदिर ट्रस्ट ने 12 गुना ज्यादा कीमत अदा की। 11 मई को यही जमीन बीजेपी के नेता ने, मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। ताजा जमीन विवाद के आरोपों पर विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। हर दिन अयोध्या में भूमि खरीद के नए तथ्य सामने आ रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में डीलर से खरीदने के बाद अब मेयर के भांजे से 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीदी। श्रद्धालुओं का पैसा रामलला के भव्य मंदिर का है, मनमानी के लिए नहीं। आरोपों के घेरे में आ रहे बीजेपी मेयर कोर्ट कचहरी की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन जमीन का टुकड़ा रातों रात 12 गुना महंगा कैसे हो गया, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। अच्छा, जमीन ये जो महंत साहब हैं, महंत देवेंद्र जी हैं, इनसे जमीन लेने महंत देवेंद्र जी जो है ना, इनसे जमीन लेने आपके भतीजे ही गए थे, आप भी गए थे साथ में? हम क्यों लेंगे? अच्छा। नहीं, ये बता रहे थे कि आप भी आए थे शायद साथ में।
वो पैसे पड़ेगा लिखा पढ़ी में नहीं वो लिखा पढ़ी में तो लिया है, हमें पैसा नहीं लिखा पढ़ी में तो आपका नाम नहीं है। उनका दूध पानी पानी जैसे पहले वाला नहीं था वैसे। अच्छा हाँ उससे भी वो है। तो कब करेंगे पानी पानी? ये मंगलवार को कर देंगे। शुभ दिन करेंगे मंगल को। इससे पहले मंदिर ट्रस्ट के 18 करोड़ वाले सौदे में अहम किरदार रहे हरीश पाठक को लेकर भी नए खुलासे हो रहे हैं। बस्ती में ये आलिशान कोठी हरीश पाठक की ही है। आरोप है कि ये सभी जालसाजी की कमाई की है और इसकी चुगली वो एफआईआर कर रही हैं जो हरीश पाठक के नाम पर कई जिलों में दर्ज हैं। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और बस्ती से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अयोध्या के मेयर के भतीजे को जमीन बेचने वाले महंत देवेंद्र का कहना है कि उन्हें अपनी जमीन इतने ऊंचे दामों पर बिकने का जरा भी अंदाजा नहीं है। महंत के मुताबिक जमीन की बात करने के लिए मेयर खुद उनके पास आए थे। देवेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये वही हैं जिनका पूरा मामला है, जमीन उन्होंने बेची थी। दीप नारायण को बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका आज तक सर। महंत जी ये जमीन आपने कब दीप नारायण को बेची थी और किन दामों में? लगभग हो गया, अभी याद हमको नहीं है, लगभग 1 महीना हुआ होगा, 1-1.5 महीना जो भी फरवरी में। हाँ संभवतः। अच्छा हाँ तो हमको कहे रामलला ट्रस्ट की आवश्यकता है, हमको भाई ट्रस्ट की आवश्यकता ले लीजिए। जी जी। सर्किल रेट 35 लाख बताया जा रहा है इसका। हाँ? सर्किल रेट के हिसाब से वो नजूल की जमीन थी, हमारे निजी नहीं थी वो। नजूल की जमीन पर आबादी हमारी रहे, मतलब इनका वो कब्जा है। अच्छा। तो नजूल की थी, इसलिए कहे कि नजूल से हमको पैसा लगेगा तो जो आपको कमे मिलेगा, हमको जौन दे दे। तो आपने कितने दामों में बेची? हमको मिला था उसमें 30 लाख रुपए। 30 लाख? हाँ हाँ। वो कहते कि 5 लाख रुपया लगभग नजूल में लगेगा, ये सब 30 लाख। तो आपने कहा ट्रस्ट की जरूरत थी, आपके मुताबिक 30 लाख में खरीदी है। पेपर्स के मुताबिक तो 20 लाख में जो है दिखा रहा है। नहीं तो 30 लाख होगा। 30 लाख? हाँ 2 कराए थे, हमें लगता है 2। सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे इसी के 2 हुआ था, इसमें छोटा छोटा करके शायद 2 कराए थे, जहाँ तक हमको उम्मीद है। ट्रस्ट की जरूरत जब थी तो दीप नारायण ने कैसे खरीद ली? डायरेक्ट ट्रस्ट ने क्यों नहीं खरीदी आपसे? अब वो कहे होंगे कि भाई इनको दीजिए, अब अपना उनको देंगे, जो भी हो हमसे बताए। ट्रस्ट से आपसे डायरेक्टली भी ले सकता था आपके तो। हाँ तो ट्रस्ट के लोग हमसे मिले नहीं, हमसे मेयर साहब मिले थे, उन्होंने कहा कि उनको जरूरत है। आपको जानकारी है कि दीप नारायण ने आपसे 30 लाख में लिया जैसा बता रहे हैं, और ट्रस्ट को ये जमीन जो है 2.5 करोड़ में मिली? हाँ ये हमको नहीं जानकारी, आपसे सुन रहा हूँ, गलत किए। आपको उम्मीद थी कि 2.5 करोड़ में जमीन बेची रही है? हम तो जान रहे थे नजूल की है, हमारी है ही नहीं, जो मिल रहा है वही बहुत है। अच्छा। नजूल की चुकी है वो, इसलिए हम सोचे जो ही हमको मिल रहा है बहुत है। 1 रुपया नहीं वहाँ से मिलता है तो ट्रस्ट को इतने मिल जा रहा है, हमारे बहुत है। लेकिन उतना था तो हमको उस हिसाब से देना चाहिए था। दीप नारायण ने ये नहीं आपको बताया कि ट्रस्ट की तरफ से हम आए हैं? ना ना ये सब नहीं। क्या कहा था आके आपके पास? हमसे कहा कि दीजिए, ट्रस्ट को जरूरत है, फिर उसको ट्रस्ट को मिल जाएगा ये जमीन। तो हम जाने हो सकता ट्रस्ट के नाम से लिखाएंगे, करेंगे, अधिकृत तो होंगे कोई। तो आपको लगा कि वो अधिकृत हैं इसलिए आपने? इसीलिए ट्रस्ट के नाम पर ही दिए हम लोग, ट्रस्ट के लिए ही दिया गया है। और जिस जमीन के सौदे को लेकर नया विवाद खड़ा हुआ है वो राम मंदिर परिसर से महज 500 मीटर की दूरी पर है। जमीन के इस टुकड़े की क्या अहमियत है ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। की टीम अयोध्या पहुंची है और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे जो जमीन है, हम वहीं पर है, रामकोट इलाके में जमीन पड़ती है। और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा इस जमीन की, जिस जमीन को लेकर पूरा विवाद, नया विवाद जो है खड़ा हुआ है। इस जमीन के सर्किल रेट के हिसाब से तो कीमत 35 लाख है, पर महंत देवेंद्र से इसी जमीन को जो भतीजे हैं उपाध्याय, यानी कि ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या के मेयर के जो भतीजे हैं दीप नारायण उपाध्याय ने ये जमीन आप मान के चलिए 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेची है। मई के महीने में 2021 में ये जमीन जब महंत देवेंद्र से खरीदी गई थी तो इसकी कीमत लगभग 25 लाख बताई जा रही थी। और ये कीमत जो थी, ये कीमत जो है 3 महीने के अंदर बढ़ के 2.5 करोड़ कैसे हो गई, सवाल ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो गवाह इसमें है वो खुद ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा हैं, इस खरीदारी के पूरे गवाह। तस्वीरें अगर आप देखें तो इस जमीन की अहमियत क्यों है यह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस जमीन से महज 500 मीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि है, जो अपने आप में अयोध्या को खास बनाता है। इससे कुछ ही दूरी पर कनक भवन भी है। तो इस जमीन की अहमियत आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी ही एक और जमीन को लेकर विवाद यह है कि 27 लाख में के दान में एक तरह से जो जमीन मिली है उसको 1 करोड़ में बेचा गया है। तो ये दोनों जमीनों को लेकर जो विवाद चल रहा है ये गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कड़े आरोप लगाए हैं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पर,
ट्रस्ट पर कि किस तरह से जो आम आदमी ने पैसा दिया है राम मंदिर के नाम पर उसके साथ ठगी हो रही है, कोई जवाब ट्रस्ट की तरफ से अभी तक नहीं आया है। हम लगातार ग्राउंड से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन की रामकोट की बात हो या दूसरी जमीन की बात हो, उसको लेकर सवाल इसलिए भी गहराया हुआ है क्योंकि पिछली बार जब मैटर बढ़ा था तो ये ट्रस्ट की तरफ से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद अयोध्या में लैंड के दाम बढ़ गए, पर ये जो डीलिंग हुई है ये दोनों ही डीलिंग 2021 यानी कि सन 2021 में हुई है और रूलिंग आए 2019 में रूलिंग है, लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है। तो इस केस में यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जो लैंड प्राइस है वो रूलिंग के बाद बढ़ गया था। तो अब देखना होगा कि ट्रस्ट की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि ये काफी सीरियस एलिगेशंस हैं जो लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने। अब देखना है ट्रस्ट को क्या जवाब देता है। आगे बढ़ेंगे। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में चुनाव लड़ने की बात कही है। चिट्ठी प्रताप सरनाईक की, जिसमें यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए। सौरभ बख्तानिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज ही सामना में भी बहुत सारी बातें लिखी गई उद्धव के हवाले से, लेकिन ऐसे में प्रताप सरनाईक ने ये सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चुनाव में जाना चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल नवजोत, क्योंकि ये जो एमएलए है प्रताप सरनाईक, ये शिवसेना के बड़े ताकतवर नेता है और सरकार में और साथ ही जो शिवसेना की पूरी लीडरशिप है उसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और उस बीच प्रताप सरनाईक का इस तरीके का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ये जो लेटर लिखा गया है, साफ तौर पे उनका कहना है कि कांग्रेस और एनसीपी अपनी खुद की पार्टी को बड़ा करने के लिए देख रहे हैं, वो शिवसेना को अंदर से तोड़ने के लिए देख रहे हैं। और ये जो गठबंधन बना है उससे एक ही चीज हो रही है, एनसीपी और कांग्रेस बड़ी होती जा रही है और शिवसेना छोटी होती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ लड़े, एक साथ उनके साथ है, तो इनको नेतृत्व में शिवसेना और बड़ी होगी। जो थोड़ी बहुत मतभेद पहले हुए हैं उसे दूर करना चाहिए और जो आने वाले चुनाव आ रहे हैं जैसे बीएमसी के, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसमें हमें एक साथ बीजेपी के साथ लड़ना चाहिए, तो ही शिवसेना का इसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा होगा। उनका ये भी कहना है कि ईडी और जो सेंट्रल एजेंसी है, प्रताप सरनाईक हो या साथ में जो अनिल परब हो, वाइकर हो, उन पर लगातार जो है शिकंजा कस रही है। तो कैसे ना कैसे अगर हम बीजेपी के साथ रहे तो हमारे शिवसेना का, हमारे पार्टी लीडर्स का इसमें फायदा होगा। हमें कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, और इस चिट्ठी पर सियासत खूब गरमाई हुई है। भी तो बारिश शुरू हुई है और संकट गहराने लगा है। जी हां, देश के कई हिस्सों से आई तस्वीरें कम से कम यही बयां कर रही हैं मॉनसून की आफत किस तरीके से आगाह कर रही है, वो आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कई ऐसे राज्य जहां पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों से प्रलय मचाने वाला सैलाब निकल रहा है। ऐसे ही उफनती आफत में कहीं जिंदगी फंसी है, तो कहीं जान बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नदियों का हाहाकारी रूप अब डराने लगा है। नदियों का संगम पर सैलाब का रौद्र रूप दिख रहा है। सभी अलर्ट रहे। जिंदगी बचाने की मुहिम जारी है। गंगा नदी के किनारे में जाए, गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं नाव रिहायशी इलाकों में जिंदगी का सहारा बनी है, तो कहीं इसी नाव से जिंदगी के नए सफर पर निकले हैं दूल्हे राजा। कहीं बारिश में बेदम पड़ी कार को जेसीबी से निकाला जा रहा है, तो कुछ जगहों पर सैलाब के सितम पर रखी जा रही है ड्रोन से नजर।
अभी देश के कुछ हिस्सों में मॉनसून ने दस्तक दी है और क्या हाल हो गया है, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बेहद डरावनी तस्वीरें आने लगी हैं। खासकर पहाड़ों पर तो मौसम की बेरुखी का जबरदस्त असर दिखने लगा है। पहाड़ के चट्टान खिसकने लगे हैं, नदियों की लहरें डराने लगी हैं। आपने जो कुछ देखा ये सभी ट्रेलर है। बढ़ते खतरे के साथ हालात गंभीर होते जा रहे हैं। क्या पहाड़, क्या मैदान, क्या गांव, क्या शहर। उत्तर भारत के कई राज्यों में आसमानी आफत ने धमाकेदार दस्तक दी है। मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में उफान है। खतरे का लेवल अभी भी नदी के पानी में डूबने लगा है। उत्तराखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बंगाल समेत कई राज्य में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अभी कुछ और दिनों का इंतजार है। लेकिन उत्तर भारत में जहां मॉनसून की दस्तक हुई है, वहां की रौद्र रूप वाली नदियां कहर बरपा रही हैं। जिंदगी को लहरों से बचाने के लिए लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदियां हाहाकारी हो चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश में पहाड़ों पर मॉनसूनी आफत का असर दिख रहा है। बिहार के हालात भी मुसीबत वाले हैं। आज तक ब्यूरो।